वेलकम। आज हम करने वाले हैं हिमाचल हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1954 में आया था, उसके रिगार्डिंग हम इस जो लेक्चर सीरीज में हम करने वाले हैं बात। देखिए, ये इम्पोर्टेंट और भी तब हो जाता है कि जब कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और थोड़ा-सा अपना हिमाचल का लोकल लॉ समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई कई बार जो भी एग्ज़ाम में ये आता है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये मेरा जो है वो ये लेक्चर सीरीज़ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफ़िनेशन से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी डेफ़िनेशंस में क्या-क्या चीज़ें फ़ॉल करती हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफ़िनेशंस में अगर मैं बात करूँगा, तो एग्रीकल्चर ईयर की बात यहाँ पे होती है, ठीक है जी? एग्रीकल्चर ईयर। देखिए, एग्रीकल्चर ईयर सिंपल क्या होता है? ये कि ऑफ़िशियल फार्मिंग ईयर जिसको हम बोल सकते हैं, ऑफ़िशियल फार्मिंग ईयर। फार्मिंग ईयर क्या हुआ? फार्म, जिसमें मतलब फार्मिंग होती है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर ईयर का मतलब है कि ऑफ़िशियल फार्मिंग ईयर होता है, जो लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? सिंपल है, सिंपल। जो कब से स्टार्ट होता है, वो भी हम थोड़ा-सा कर लेते हैं। ये जो देखो, एग्रीकल्चर ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो ये नॉर्मली 16 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है? 16 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है? और आगे ये भी कहा गया है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर ज़रूरत हो तो नोटिफ़िकेशन के थ्रू और भी कुछ डेट जो है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है? तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि सर्कल असेसमेंट सर्कल। देखिए, असेसमेंट सर्कल, देखिए, वैसे तो फ़र्क दोनों में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं देखिए, अगर मैं थोड़ा-सा और इसके बारे में अगर बताऊँ, देखो इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जैसे खरीफ की जो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जैसे खरीफ की जो क्रॉप होती है, जैसे कि मेज़ होगी, ठीक है? पैडी होगी, जिसे हम मक्का बोल देते हैं, ठीक है? मेज़ होगी, जैसे मक्का-मुक्का वगैरह की जो आती है, ठीक है? और रबी की जो क्रॉप जो जिसको हम खरीफ और रबी का जो ये हम कहा जाता है, जिसमें व्हीट, अगर हम बोले कि व्हीट और जो वो मस्टर्ड वगैरह सरसों का ये है ना? तो ये जो सब जो दोनों का रिकॉर्ड जो वो इसी को ही जो एग्रीकल्चर ईयर के रूप में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है? ओके, चलिए आगे हम चलते हैं असेसमेंट साइकिल के बारे में, ठीक है? तो असेसमेंट सर्कल जो है वो ऐसे विलेज या स्टेट का ग्रुप होता है जिनकी कंडीशन एक जैसी होती है, ठीक है? जैसे, ठीक है? मीन्स अ ग्रुप ऑफ अ स्टेट व्हिच which opinion of the financial commissioner to be the record in the order of the writing sufficiently homogeneous to the admit to the common set of rates being used the generally guide to calculating the revenue रेवेन्यू असेस्ड अपॉन देम, ठीक है? तो देखिए, सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई कि कंडीशन जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है? किस तरह की कंडीशन होती है? जैसे कि सोइल, मिट्टी, जो हम मिट्टी की हम बात करते हैं, ठीक है? और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो सेम होती है, ठीक है? क्लाइमेट सेम होता है, ठीक है? क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो सिमिलर होती है, ठीक है? तो जब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे एरिया को एक ग्रुप में रखकर लैंड रेवेन्यू सर्कुलेट करने के लिए कॉमन रेट्स यूज़ किए जाते हैं। फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो रिटन ऑर्डर के थ्रू असेसमेंट सर्कल डिक्लेयर करता है, ठीक है? ये आप लोगों को ये कन्फर्म होना चाहिए कि ये जो है वो इसका डेफिनिशन का जो डेफिनिशन का जो क्लॉज़ ये टू ये कहता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हम, देखिए देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में हम करेंगे, ठीक है? तो देखिए, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की लीगल डेफिनिशन की अगर मैं बात करूँगा, तो इसका मतलब होता है लैंड रेवेन्यू व्हिच रिमेन अनपेड आफ्टर द डेट ऑन व्हिच इट बिकम पेबल, ठीक है? जब जो है वो इसको देना था, ठीक है? जब जो है वो इसका जो है वो एरियर जो है वो जब इसको देना था, ठीक है? तो तब इसको जो है वो अनपेड हो गया है, नहीं दिया गया, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर, तो कि डिफ़ॉल्टर मीन द पर्सन लायबल टू पे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, कि भाई जिस बंदे ने देना है, लायबल टू पे, जो लायबल है पे करने के लिए, डिफ़ॉल्टर सिंपल। द पर्सन हैव लायबल टू
लाइबल एंड एरिया ऑफ द लैंड रेवेन्यू। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि लैंड रेवेन्यू क्या है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है। यहाँ बता दिया जी जो एरियर पे करने वाला जो बंदा था वो कौन था, डिफॉल्टर था, क्योंकि ड्यू डेट के बाद की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वो जो था वो उसको हम डिफॉल्टर कहेंगे जिसने नहीं दिया है। ठीक है, सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो वो व्यक्ति जिसने लैंड रेवेन्यू या टैक्स टाइम पर जमा नहीं किया है उसको डिफॉल्टर कहेंगे। सिंपल सा है, सबको पता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लैंड ओनर ही नहीं आता, बल्कि श्योरिटी देने वाला भी व्यक्ति भी आता है, जिसको हम नंबरदार बोलते हैं, वो भी इसमें आता है। दूसरा अब बात करते हैं स्टेट। ठीक है, स्टेट किसको कहते हैं? देखिए, स्टेट जो है वो सिंपल भाषा में फॉर विच द सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हैज बीन मेड। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, कोई ऐसा एरिया स्टेट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक फॉर विच हैव बीन सेपरेटली असेस्ड द लैंड रेवेन्यू। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक जब उसका अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं होता, ये कर दे। ठीक है, कि भाई ये जो है वो अब जो है स्टेट है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए थोड़ा सा विलेज ए, मान लो कोई ए नाम का विलेज है, का अपना जो है वो अलग से जमाबंदी और रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ठीक है, अलग से जमाबंदी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है। तो विलेज एक जो क्या क्या कहलाया, एक स्टेट माना जाएगा। उसकी अलग से जमाबंदी है, किसी के साथ मिक्स नहीं है, तो अलग से क्या कहलाया जाएगा, स्टेट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ठीक है, देखिए सिंपल भाषा में बात करूँ तो स्टेट जो है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर का एक बेसिक यूनिट होता है, जिसका जो है वो अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट, अलग रेवेन्यू असेसमेंट होता है, या जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसे स्टेट डिक्लेयर करे, या उसे स्टेट कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, या तो गवर्नमेंट उसको बोलते हैं कि हाँ भाई ये वो स्टेट है, या तो फिर उसका अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट हो। सिंपल सी बात है कि होल्डिंग का सिंपल मतलब स्टेट का वो हिस्सा है। ठीक है, स्टेट का, देखो पहले हमने स्टेट किया, अब स्टेट का वो हिस्सा होता है जो एक या एक से अधिक लैंड ओनर के पास हो। ठीक है, होल्डिंग एक से अधिक लैंड ओनर के पास हो मीन्स द शेयर द पोर्शन ऑफ द स्टेट हेल्ड बाय द लैंड ओनर जॉइंटली और टू और मोर लैंड ओनर्स। ठीक है, अच्छा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक स्टेट है, ठीक है, 100 एकड़ की है मान लो। ठीक है, 100 एकड़ की है, और उसमें मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए है कोई उसमें, जिसके पास जो है वो 20 एकड़ है। ठीक है, और ये 20 एकड़ जो है वो मिस्टर ए जो है वो होल्ड करता है उसमें से, 100 एकड़ में से। तो क्या वो होल्डिंग, सिंपल सा। ठीक है, देखिए ज़्यादा हम नहीं करेंगे। नंबर 8, हम 8 पे चलते हैं। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में बोलते हैं कि इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है, मीन्स अ चार्ज अपॉन और द क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट द प्राइवेट ग्रांट और अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, इनकम्बरेंस का मतलब ये होता है कि जमीन पर कोई लीगल वर्डन या क्लेम होना। ठीक है, मीन्स द चार्ज अपॉन द क्लेम अगेंस्ट द लैंड अराइजिंग आउट और द प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी भाषा है, इसका मतलब ये है जमीन पर कोई लीगल वर्डन या क्लेम होना, किसी ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है। लाइक कैसे? किसी ने उसके ऊपर लोन ले रखा है, या वो मॉर्गेज हो चुकी है। ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, या वो लीन है किसी बैंक बैंक के पास, किसी फाइनेंशियल कंपनी है, मॉर्गेज है। ठीक है, उसका मतलब वही है कि उसका जो है वो क्लेम जो है वो ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे लैंड ओनर। लैंड ओनर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो लैंड ओनर का मतलब ये होता है कि देखिए लैंड ओनर वो व्यक्ति होता है। ठीक है, लैंड ओनर सिंपल सी बात करूं कि वो व्यक्ति होता है जो लैंड का मालिक है और उसके प्रॉफिट का इंजॉयमेंट करता है। कौन है? लैंड ओनर। ओनर भी है। देखिए सिंपल सी बात है, लैंड ओनर एक और वर्ड आता है, वो हम आगे जाके करेंगे अभी। ठीक है, तो लैंड ओनर कौन है? जो मालिक भी है और साथ में उसका प्रॉफिट का इंजॉयमेंट भी करता है। ठीक है, तो जो टेनेंट होता है ना, जो वहाँ पे किराएदार होता है, या कोई भी टेनेंट है जिसके साथ कोई एग्रीमेंट हो, तो उसको उसको वो लैंड ओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो वो ज़मीन का मालिक है, और मिस्टर वाई उस ज़मीन पर खेती करता है। तो मिस्टर मिस्टर जो एक्स जो वो क्या कहलाएगा? मिस्टर एक्स कहलाएगा आपका लैंड ओनर, और मिस्टर वाई जो खेती कर रहा है वो उसका टेनेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इसको करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम इसको करते हैं।
ओके, ओके। अब हम करेंगे 10, ठीक है? 10 हम करेंगे। 10 क्या बोलता है? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू क्या है? देखिए, जो हम ये सीरीज़ हम कर रहे हैं, ये सारी हम लैंड रेवेन्यू के ही रिगार्डिंग कर रहे हैं। अब हम सिंपल समझते हैं कि लैंड रेवेन्यू होता क्या है, ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात है, लैंड रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को लैंड के बदले दिया जाने वाला रेवेन्यू या लगान होता है, सिंपल सी बात। ज़्यादा नहीं हमने पचड़े में पढ़ना। गवर्नमेंट को दिए जाने वाला, ठीक है? क्या है? गवर्नमेंट को दिए जाने वाला लगान है या रेवेन्यू, जिसको हम ये कहते हैं, ठीक है? ज़्यादा हम नहीं करेंगे, नंबर हम 11 चलते हैं। लीगल पटिशनर। लीगल पटिशनर कौन हुआ? देखिए, लीगल पटिशनर का मतलब होता है कानूनी काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि एक एडवोकेट क्या है? लीगल पटिशनर है, जो आप लोग जो द फ्यूचर में बनने वाले लॉ स्टूडेंट्स क्या है आगे जाके, यही भी मेरे पास आता है नोटिफिकेशन, ठीक है? नोटिफिकेशन नंबर 13। नोटिफिकेशन मीन द नोटिफिकेशन पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। वही है सेम चीज़ जो हम पहले हमने की है। नोटिफिकेशन मीन स्टेट गवर्नमेंट जो करती है, बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलिए एक बार आपको थोड़ा सा हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है। 14 करेंगे पे। 14 पे। पे मीन्स इंक्लूड डिलीवरी एंड रेंडर्स व्हेन यूज विद रेफरेंस टू रेंट। पे कोई भी किसी भी चीज़ में देखिए, सिंपल सा मतलब कि पेमेंट करना, पेमेंट करना, लेकिन ठीक है, मतलब लैंड रेवेन्यू एक्ट में बोलते हैं कि पे का मतलब होता है कि सिर्फ पैसा देना नहीं होता, पैसा ही देना, पेमेंट ही देना नहीं होता। इसका मतलब होता है फसल का हिसाब देना। पे, भाई, यू विल पे मीन्स जब भी कोई कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं कहीं पे, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि यू विल पे फॉर दिस, यू विल पे फॉर दिस, मतलब तुम्हें ये इसका भुगतान करना ही होगा। तो देखिए, इसमें सिर्फ पेमेंट का ही मतलब नहीं है, इसमें देखिए बोलते हैं कि फसल का हिसाब किताब देना, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना कि भई अब ये इसका जो भी है आपने पे करना है। तो मतलब इस तरह का वर्ड जो है इसमें यूज़ हो किया जाएगा। देखिए, अब प्री सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्री सब्सक्राइब मीन्स द सब्सक्राइब बाय द रूल मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है? क्या? अंडर दिस एक्ट क्या रूल मेड है? ठीक है? देखिए, थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें तो एक लाइन लिख दी है, खत्म कर दिया इसमें डायरेक्ट में, बट इसका मतलब ये होता है कि जो रूल इस एक्ट के अंडर बनाए गए हैं, ठीक है? ठीक है? उनमें उनमें जो है वो लिखा गया हो, ठीक है? सपोज़ करो, अगर एक्ट में लिखा हो कि प्री सब्सक्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देनी है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड फॉर्म ही यूज़ करना होगा। बस सिंपल सी बात। ओके, अगला हम करेंगे रेट्स एंड सेसेस। रेट एंड सेस, ठीक है? रेट एंड सेस की हम बात करते हैं। देखो, थोड़ा-सा पहले हम रेट एंड सेस जब हम करेंगे 15, तो देखिए इसका हम पहला पहला पॉइंट सी ये क्या कहता है कि मीन्स द रेट एंड सेस व्हिच आर प्रिमिनरी पेबल बाय द लैंड ओनर एंड इंक्लूड्स की अगर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? देखिए, अब हम इसको करते हैं कि देखिए एक बार पढ़ भी लेते हैं। लोकल रेट्स पेबल अंडर द लॉ इन फोर्स द स्टेट एनी फी पेबल द लोकल बॉडीज पंचायती फॉर्म्ड अंडर द हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसको थोड़ा-सा हम बढ़िया से करते हैं कि रेट और फॉर्म्स क्या होता है। देखिए, रेट ऑफ एस चार्ज या फीस है, ठीक है? जिसको बोलते हैं कि रेट एंड सेसेस। रेट एंड सेसेस का मतलब होता है चार्ज या फीस है, जो लैंड ओनर को, गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज़ को देनी पड़ती है। लोकल बॉडीज़ कौन हुई हमारी? सपोज़ करो नगर पंचायत है, या मान लो कोई आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या कोई पंचायत है जिसको कुछ उन्होंने कुछ सेस लगाया है, या उनकी जो है वो कोई रेट्स है जो उन्होंने उनको देने हैं, ठीक है? तो वो जो है वो देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? लैंड ओनर्स को। लैंड ओनर्स को देने पड़ते हैं। ये नॉर्मल लैंड ओनर्स के अलावा भी हो सकता है। लैंड ओनर तो देता ही देगा ही देगा, उसके अलावा कोई और भी होगा जो जो वो उसको देना पड़ेगा। अच्छा, किस-किस को देना पड़ेगा देखिए। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सप्लाई, स्टोरेज। देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। ये इसकी इसकी जो वो लाइन जो है वो ये क्या बोलती है? इसकी लाइन क्या बोलती है? स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर एग्रीकल्चर पर्पसेस, द preservation and the reclamations of the soil and the damages of reclamation of swamp. Village officer assess some payable at the account of the village expense,
ठीक है? तो देखिए ये सारा कुछ है इसमें, ठीक है? अब लोकल रेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, रेट रेट मीन्स लोकल रेट्स। तो कहते हैं कि लोकल डेवलपमेंट के लिए जो है वो लगाई गई फीस है। लोकल डेवलपमेंट जैसे यहाँ पे लिखा है कि पंचायती राज एक्ट 1968, थोड़ा-सा वहाँ जाके हम पढ़ेंगे इसको कभी। इसी लेक्चर की सीरीज़ में आपको आगे जाके ये भी मिल जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं कि उसके द्वारा जो है वो लगाया गया जो है वो कोई लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए जो है वो इसमें जो है वो भी इसमें हो सकता है। ठीक है? कि अच्छा, तो ये किस तरह के हो सकते हैं लोकल डेवलपमेंट्स? देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं। इरिगेशंस, कैनल्स, इरिगेशन कैनल्स हो सकते हैं, ठीक है? इवेंटमेंट्स हो सकते हैं, वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो लोकल लेवल पे, ठीक है? सॉइल कन कंज़र्वेशन वर्क हो सकता है, मिट्टी को बचाने के लिए जो वो फ़ायदे की बात है ना, वो लोकल्स वहाँ पे जो ओनर्स रह रहे हैं या जो भी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक और बात हुई है विलेज ऑफिसर सेस। विलेज ऑफिसर सेस की बात यहाँ पे हुई है, तो विलेज ऑफिसर सेस की बात देखिए ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ना बी में विलेज ऑफिसर्स की बात हुई है, तो इसको समझते हैं। विलेज ऑफिसर सेस का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए भी जो वो लगाया गया सेस होता है। ठीक है? ये सेस के बारे में बताया गया है कि क्या-क्या सेस हो सकते हैं। मान लो कि विलेज ऑफिसर्स है, ठीक है? विलेज ऑफिसर सेस जो विलेज के ऑफिसर्स है, ठीक है? उसके एडमिनिस्ट्रेशंस है, उसके लिए लगाया गया है। अब इसमें विलेज एक्सपेंस का भी यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, विलेज एक्सपेंस तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। विलेज एक्सपेंस देखिए देखिए सपोज़ करो विलेज एक्सपेंस की यहाँ पे बात हो कि गाँव के लिए जो वो कॉमन एक्सपेंस होता है, कॉमन एक्सपेंस जो भी गाँव के लिए यूज़ होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए रास्ता बनाना है, पाथवेज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है? पब्लिक फैसिलिटीज़ देनी है, ठीक है? तो लाइक कॉमन वर्ड्स हैं, तो ये सब जो है वो इसमें यूज़ होता है, ठीक है? चलिए हम आगे करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आता है हमारा रेंट और टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी। देखिए, ध्यान से समझना ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी जो है वो एक ट्रिकी वर्ड्स हैं और इसको अगर आप समझ गए, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा। क्यों नहीं समझ गए आप? समझेंगे आप, मैं समझाऊँगा आपको, समझिए आप, ठीक है? देखिए ये हमने कर दिया, यहाँ से देखिए आप, रेंट, टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू द दोज़ वर्ड्स इन द देखिए वेयर एक्ट में तो देखिए ये चीज़ दी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा। वेयर एक्ट में सिर्फ़ इतनी सी चीज़ दी हुई है, ठीक है? तो देखिए इसका मतलब ये होता है जो एचपी लैंड ये बोलते हैं कि एचपी लैंड टेनेंसी इसमें लिखा है ना एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 इस सीरीज में आएगा आगे देखना आप कंटिन्यू सब्सक्राइब भी करना और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़ कमेंट्स करना भाई देखो किसी को मैं समझा दूंगा इस वर्ड्स को लेकिन थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि लैंड यूज़ करने के बदले दिया गया पेमेंट जो है वो रेंट कहलाएगा लैंड यूज़ करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं लैंड वर्ड ही यूज़ करूँगा फ़िलहाल। रेंट तो देखिए हर प्रकार का होता है, यील्डिंग का भी यूज़ करने के लिए भी दिया जाता है, ठीक है? लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो वो यहाँ पे लैंड वर्ड का ही यूज़ करूँगा, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं कि एक किसान है, ठीक है? एक किसान है, वो मालिक को हर साल जो है वो 10,000 रुपीज़ देता है। ये क्या है? ये क्या है? किसान देता है। किसको देता है? लैंड ओनर को, मालिक को। 10,000 रुपीज़ दे रहा है भाई हर साल। तो क्या हुआ? भई वो किसान है, वो खेती करनी शायद उसने खेती जो है वो रेंट पे ली होगी। तो क्या मीन्स क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा, ठीक है? दूसरा वर्ड आता है टेनेंट, ठीक है? टेनेंट का मतलब जो किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर खेती करता है। देखिए हम लैंड रेवेन्यू पढ़ रहे हैं ना, टेनेंट तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन देखिए अभी मैं सिर्फ़ यहाँ पे लैंड वर्ड ही यूज़ करूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचपी लैंड वर्ड तो देखिए टेनेंट तो वो उसमें हाउस में भी होगा, हाउस भी यूज़ करेगा व्यक्ति, वो भी टेनेंट कहलाएगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे लैंड वर्ड ही यूज़ करूँगा कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर खेती करता है, उसको क्या कहलाएँगे? टेनेंट कहलाएँगे, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, मिस्टर एक्स, देखो यहाँ पे हमारा मिस्टर एक्स कभी खत्म ही नहीं होगा। मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई की ज़मीन पर लीज़ पर ली है, ठीक है? तो सॉरी मिस्टर एक्स क्या कहलाएगा? मिस्टर एक्स कहलाएगा आपका लैंड ओनर और मिस्टर वाई किसकी ली है ज़मीन? सॉरी मिस्टर एक्स कहलाएगा यहाँ पे टेनेंट और मिस्टर वाई कहलाएगा यहाँ पे ओनर क्योंकि किसकी ली है? ओनर की ज़मीन ली है लीज़ पे मिस्टर एक्स ने। तो एक्स क्या है? टेनेंट कहलाएगा, ठीक है? अब एक और वर्ड यहाँ पे आ गया लैंडलॉर्ड। देखिए थोड़ा-थोड़ा कर देंगे हम जो ज़मीन का मालिक है जो ज़मीन का मालिक है। कौन था यहाँ पे जो हमने एक्स वाई का एग्ज़ाम्पल दिया तो वाई की जब ज़मीन ली थी तो वाई क्या था? लैंडलॉर्ड था, ठीक है? उसके बाद टेनेंसी, ठीक है? टेनेंसी हम वर्ड का यूज़ करेंगे तो टेनेंसी का मतलब होता है या लैंडलॉर्ड और द टेनेंट के बीच का जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसी को ही हम टेनेंसी कह देते हैं। इसका और
इसका देखिए लैंड ओनर या हम जिसको कह रहे हैं लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट के बीच का जो रिलेशनशिप हुआ, उसके बीच का जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी उनकी बातचीत हुई है कि हाँ भाई तुम इतने में मुझे लीज़ पे दोगे, हाँ भाई मैं इतने में दूँगा और आपको इतने मंथली दूँगा या साल के दूँगा, आपस की जो रिलेशनशिप है उनका, उसी को ही हम टेनेंसी कहा जाएगा। देखिए आगे हम करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म जब हम ये एक्ट करेंगे आगे, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है? अच्छा एग्ज़ाम्पल टेनेंसी किस तरह से होगा? लीज़ एग्रीमेंट के बेस पे होगा। ठीक है? लीज़ एग्रीमेंट के बेस पे। ठीक है? चलिए हम अगला करेंगे 17 रेवेन्यू ऑफिसर। If any provision of this act means the revenue officer having the authority under this act discharge of the function of the सिंपल सी बात है। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर का मीन हो गया ऑफिसर ऑथराइज अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जिस ऑफिसर जिसके बारे में जिक्र किया है, जो ऑथराइज किया है, किस किस क्या करने के लिए? एक्ट टू परफॉर्म फंक्शन अंडर द प्रोविजन। एक्ट टू परफॉर्म भाई आपने जो जो करना है इसमें फंक्शन कह रहेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स के। एक्ट टू परफॉर्म परफॉर्म करने के लिए आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये फंक्शन है, आपका ये अथॉरिटी है, आपकी ये प्रोविजंस है, आपके ये काम आपको करना है, ये ऐसे-ऐसे करना है। तो वो सारा क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएगा। ठीक है? ओके। देखिए सिंपल भाषा में कौन होगा लैंड ऑफिसर? आप आइडिया लगा के बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, पटवारी हो गया, कानूगो हो गया, तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर्स कलेक्टर सारे क्या हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स ही तो हैं सारे। रेवेन्यू ऑफिसर्स कहलाएँगे इस एक्ट में। ठीक है? ओके देखिए एग्जांपल कर लेते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। चलिए थोड़ा-सा एग्जांपल भी कर लेते हैं कि अगर सपोज़ करो मोटेशंस करवानी है, ठीक है? जिसको हम मोटेशंस बोल देते हैं कि भई यार इसकी मोटेशन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है? मोटेशन सैंक्शन करनी हो, रेवेन्यू डिस्प्यूट जैसे डिसाइड करना हो किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? अपनी पावर यूज़ करेगा, ठीक है? सपोज़ करो कोई गाँव में किसी बात को लेकर के बाउंड्रीज़ को लेकर के कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले क कौन जाएगा? पटवारी के पास जाएँगे, पटवारी क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर कि पटवारी साहब ये देखिए ये ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ तो वही है। तो पटवारी बोलेगा कि नहीं भई तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी नहीं है, इतनी-इतनी तुम्हारी है, इतनी-इतनी तुम्हारी है, तो क्या हुआ? वो रिज़ॉल्व होने वाला होगा डिस्प्यूट तो वहीं हो जाएगा, मिनटों में रिज़ॉल्व। तो क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर दैट इज़ अ पटवारी। पटवारी इज़ क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर है। दैट इज़ द बेसिक बेसिक और जिसको हम जो है वो डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन का बेस भी ये कहते हैं कि वहीं पे ख़त्म हो जाता है ये बात। अगर कोई लोग जो है वो अपनी दिमाग से काम करेंगे कि जो पटवारी ने बोला, हाँ भाई सही। एक बार वेरीफ़ाई करवा लिया कि हाँ, पटवारी जी सही कह रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ डाउट हुआ तो, बस। सिंपल सा भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, देखिए 17 तो हो गए, अब 17 के बाद एक बार देख लेते हैं 18 भी है हमारे पास, ठीक है? 18 भी है हमारे पास, 18 हम करेंगे। 18 क्या बोलता है? 18 बोलता है सब स्टेट, सब स्टेट बोला जाता है। Means the subdivision of the state by the whatever name called like Tarap, Patti, Upmahal, Panna, Thok, Thula and the shell from the part of the state. Okay, देखिए अब ये जो वर्ड हैं वो यूज़ हुए हैं क्या है इसका मतलब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि क्या बोल दिया मोहाल पानना, क्या बोल दिया आपने थोक तुला। देखिए ये जो है ना एक वर्ड्स हैं, ठीक है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। देखिए तो सब स्टेट का मतलब होता है कि वो स्टेट तारप, पट्टी, मोहाल, पन्ना जो भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है? इसमें जो भी यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि छोटा-सा हिस्सा या सब डिवीज़न। स्टेट देखिए स्टेट हमने करा कि जिसका अपना एक रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट है, हमने वो पढ़ा। उसके बाद अब जो है वो हम क्या करेंगे सब स्टेट। सब स्टेट मतलब छोटा-सा हिस्सा जिसको हम डिवाइड करेंगे। एक बड़े स्टेट को जिसको बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है वो छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है या डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? तो इन पार्ट्स के अलग-अलग एरिया में क्या होता है? तरफ़, तरफ़, ठीक है? तरफ़, अलग-अलग एरिया में तरफ़ हो गई, पट्टी, ठीक है? पट्टी, ठीक है? पाना, थोक, तुला या अपमोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक रामपुर करके कोई स्टेट है, एक स्टेट है। ठीक है? रामपुर चलिए कुछ भी ले लेते हैं, रामपुर ले लेते हैं, कोई पालमपुर ले लेते हैं या सपोज़ करिए कोई भी स्टेट ले लेते हैं, कोई भी किसी तरह की या ले लेते हैं एक्स, ठीक है? मान लीजिए एक्स जो है वो एक स्टेट है, ठीक है? विलेज के लिए एक्स जो है वो ये क्या है? स्टेट है। उसके ऊपर पट्टी ए, पट्टी बी, पट्टी सी जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे पट्टी के बारे में,
पट्टी ए, पट्टी बी, पट्टी सी। तो ये जो है वो पट्टियाँ जो है ना, ये पट्टियाँ जो है वो ये पट्टियों में जो है वो स्टेट के एक ही हिस्से हैं और इन्हें जो है वो सब स्टेट कहा जाएगा। समझ आ गई? पट्टी बोल तरफ, तरफ ए, तरफ बी, तरफ सी, मोहॉल, 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 अपमोहल, अपमोहल, ठीक है? पाना, पाना, पाना। तो ये इस तरह के मतलब जो है वो ये है वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं, मतलब जो है वो एक तरह का, हाँ भाई, पट्टी ए, पट्टी बी, पट्टी सी, इस तरह के जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। एक पूरे जो है वो स्टेट का जो है वो छोटे-छोटे पार्ट्स नाम दिए जाते हैं, ठीक? अब क्या कहते हैं भाई कि ये पट्टी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सपोज़ कीजिए कोई विलेज है या स्टेट है, विलेज स्टेट है और उस स्टेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसको जो है वो कहा गया है कि पट्टी ए, ठीक है? पट्टी ए जो वो पूरी घासनी है जहाँ पे पशु वगैरह चराने के लिए जो है वो जिसको पट्टी ए बोला गया है, ठीक है? तो इस तरह के है, डिवाइड किया जाता है। तो ये कहता है कि सबस्टेट मीन द सब डिवीजन ऑफ द स्टेट व्हाटएवर इज़ नेम कॉल्ड, व्हाटएवर इज़ नेम कॉल्ड। बस आप इसी से समझ लीजिए, व्हाटएवर इज़ नेम कॉल्ड, बाय द व्हाटएवर इज़ नेम कॉल्ड, ठीक है? इसी से आपको समझ आ गया कि व्हाटएवर इज़ नेम कॉल्ड। अच्छा, अब हम अगला चलते हैं कि सर्वे मार्क, सर्वे मार्क, सर्वे मार्क क्या होता है? बाउंड्री मार्क जिसको हम बोल सकते हैं, सर्वे मार्क। देखिए सिंपल समझ लेते हैं। कहते हैं कि सर्वे मार्क मीन्स इंक्लूड्स बाउंड्री मार्क। देखिए सिंपल सा इंक्लूड बाउंड्री मार्क, ज़्यादा हम चक्रों में नहीं पड़ेंगे। वो निशान होता है जो लैंड की मेजरमेंट और बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया जाता है। बस सिंपल सी बात, ठीक है? इसमें बाउंड्रीज मार्क भी इंक्लूड होता है, जो भी बाउंड्री मार्क होता है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है? कैसे होता है? फील्ड के मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ज़मीन है, ठीक है? उस ज़मीन के कोने पर लगाया गया स्टोन पिलर, कई बार एक पत्थर का पिलर लगा देते हैं, ठीक है? या कंक्रीट से बना हुआ मार्कर लगा देते हैं, सर्वे मार्क कर देते हैं कि हाँ भाई ये अब ये अलग है एक टुकड़ा, ये अलग है, ये किसी एक ये मिस्टर ए की है, ये मिस्टर बी की है। तो ये होता है आपका सर्वे मार्क। विलेज सेस के बारे में, तो देखिए विलेज सेस, देखिए पहले भी हमने आपको ये इसके बारे में बताया गया है कि विलेज सेस होता है इंक्लूड एनी सेस। देखिए विलेज सेस इंक्लूड एनी सेस कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द कस्टमरी लड़ाई विद इन। देखिए चलिए हम इसकी लैंग्वेज को एक बार, लैंग्वेज को तो हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसके एक्चुअल इसका मीनिंग जो है उसके बारे में करेंगे। विलेज सेस जो होता है गाँव के कॉमन सेस, कॉमन एक्सपेंसेस के लिए जो है वो विलेजर्स के लिए लिया गया कंट्रीब्यूशन है या चार्जेस होता है या गवर्नमेंट टैक्स। ये गवर्नमेंट टैक्स नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है? बल्कि गाँव की ज़रूरतों के लिए होता है। देखिए गाँव की ज़रूरतों के लिए कई बार जो है वो लिया जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर पंचायत में बिल्डिंग की रिपेयर करनी है, पंचायत पंचायत की जो बिल्डिंग है, पंचायत की बिल्डिंग है उसकी रिपेयर करनी है, ठीक है? कॉमन जो है वो वाटर टैंक जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है? तो उसके लिए जो है वो मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक है? पाथवे के लिए होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आएँगी, ठीक है? सिंपल सा है बस इम्पोर्ट अंडर द इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, ठीक है? सिंपल सा है, ज़्यादा कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है? अब जो है वो यहाँ पे अब नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हम विलेज ऑफिसर। क्या करेंगे? विलेज ऑफिसर करेंगे। देखिए विलेज ऑफिसर मीन्स द नंबरदार, पटवारी एंड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल। तो चलिए एक्सक्लूसिव ऑफ द सर्टेन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है कि कुछ ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट जो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? वो कौन-कौन सी ज़मीन है? सबसे पहले एक्सक्लूजन, इंक्लूजन तो है नहीं है, एक्सक्लूजन है ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट में लागू नहीं होता। ये कौन-कौन सी होती है? सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट साइट ऑफ द विलेज मे बी द पर्पस, ठीक है? लैंड ऑक्यूपाइड विच इज ऑक्यूपाइड द साइट ऑफ द विलेज एंड नॉट असेस्ड ऑफ द लैंड रेवेन्यू। क्या कहते हैं? मेनली कौन सी होती है? जैसे आबादी दे वाली, या विलेज जो वो रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ लोग रहते हैं और जो लैंड रेवेन्यू के लिए जो है वो असेस नहीं की गई होती है, ठीक है? तो इस तरह की होती है। लेकिन कुछ केसेस में एक्ट जो वो अप्लाई हो सकता है। किस केसेस में? रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, विलेज सेस कलेक्ट करने के लिए और एनक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन साइट विद इन द लिमिट्स एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और द नोटिफाइड एरिया शैल बी द डीम्ड टू बी द साइट ऑफ विलेज,
ठीक है? तो ये इसके बारे में कहा गया। उसके बाद बोलते हैं चलिए ठीक है, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि गाँव के रेज़िडेंशियल एरिया है, उसमें किसी ने इल्लीगल कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है? तो रेवेन्यू ऑफ़िसर क्या करेगा, सेक्शन 163 के अंडर जो वो एक्शन ले सकता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एन्क्रोचर्स अंडर सेक्शन 163, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में भी ये मैंने आपको बता दिया। और एक और जैसे अभी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आया तो उसका भी समझ लेते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नोटिफाइड एरिया, ठीक है? नोटिफाइड एरिया के अंदर वाली लैंड को विलेज साइट नहीं माना जाएगा, ठीक है? क्या कह रहा है ये? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नोटिफाइड एरिया के अंदर वाली लैंड को विलेज साइट जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये इसके बारे में कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है? रेवेन्यू ऑफिसर की पावर जैसे कि हमने पहले भी हमने कर ली कि उसकी क्या-क्या पावर्स हैं, क्या-क्या रहती हैं, ठीक है? इसमें रेवेन्यू ऑफिसर की पावर्स हैं, ठीक है? ओके, देखिए एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसमें देखिए विलेज इसमें एक और पॉइंट्स आता है कि विलेज जो रेज़िडेंशियल एरिया या आबादी अ, पर है जिसको बोलते हैं कि जनरली एचपी लैंड रेवेन्यू जो है वो अप्लाई नहीं होता है। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेनेंस और विलेज सेस की रिकवरी और जो है एन्क्रोचमेंट रिमूवल के लिए रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक्शन ले सकता है। तो क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास ही इसकी पावर्स हैं। क्या-क्या पावर्स हैं रेवेन्यू ऑफिसर की पावर जो है हमने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है? साइट की बाउंड्री डिफाइन कर सकता है कि हाँ भई, विलेज की कौन-कौन सी बाउंड्रीज़ है, क्या है, ठीक है? और बोलते हैं कि एग्ज़ाम्पल के समझ लेते हैं कि अगर विलेज रेज़िडेंशियल एरिया की लिमिट क्लियर नहीं हो तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ऑफिशियली जो है वो बाउंड्री डिटरमाइन करेगा, ठीक है? देखिए चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए छोटा-सा है पावर टू वेरी लिमिट्स एंड अल्टर नंबर ऑफ तहसील। तहसील के बारे में बताया गया है कि तहसील का क्या इसमें स्टेटस रहेगा। तो सबसे पहले देखिए तहसील सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो नोटिफ़िकेशन के थ्रू तहसील की जो बाउंड्रीज़ जो है वो बदल सकती है, ठीक है? तहसील मतलब सब तहसील बना सकती है, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट की लिमिट जो है चेंज कर सकती है। ठीक है? और न्यू डिविज़न्स क्रिएट कर सकती है, कोई न्यू डिवीज़न बनाना कि नहीं करना है। तो उस हिसाब से जो है वो ये इसके बारे में ये कहा जाता है, ये वाली जो तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट डिविज़न्स और ये सब के बारे में डिवीज़न के बारे में बताया गया है, तहसील और नंबर तहसील के बारे में बताया गया है। ऑल्टर कम कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, तो ये इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है? बदल सकती है, बाउंड्रीज़ बदल सकती है, ठीक है? तो कहने का मतलब चलो ठीक है, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो तो एग्ज़ाम्पल में बता देता हूँ, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर तो बोलते हैं कि जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है? गवर्नमेंट को नया डिस्ट्रिक्ट या नए तहसील बना सकती है उसके लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव को भी काफ़ी है ना भई पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो ठीक है, थोड़ा-सा ऐसे डिवाइड कर देंगे कि हाँ भाई ये आपके काम में आप वहाँ पे होंगे। सपोज़ करो एक लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग ये कोई सब तहसील बना दी है जिसको है ना? सब तहसील बना दी है तो वहाँ पे सारे काम वहाँ होंगे। अब थोड़ा-सा वहाँ बोझ कम हो जाएगा तो इस तरह से वो कर सकती है। न्यू सब तहसील क्रिएशन कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री रिवाइज़ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आएगी, ठीक है? तो चलिए अब जो है वो हम थोड़ा-सा इसको देखिए अब हम अगला जो है वो लेक्चर करेंगे। अब क्या लेक्चर करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। अगली जो हमारी सीरीज़ होगी, वो होगी आपकी रेवेन्यू ऑफ़िसर्स की क्लास एंड पावर। चैप्टर 2 रेवेन्यू ऑफ़िसर, क्लास एंड पावर्स इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और देखिए ये सिर्फ़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ से है। कोई अपने सुझाव सजेशन देना चाहता है, दे सकता है इसमें और ये जो है वो इसी के साथ ये जो है वो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।